आज का हमारा विषय है साइबर लॉ, यानी कि साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा। ये आज का हमारा विषय है। ये अति महत्वपूर्ण विषय है। अति महत्वपूर्ण विषय क्यों है? क्योंकि ये कंप्यूटर से संबंधित है। ऑनलाइन जो गतिविधियां होती हैं उससे संबंधित है कि बीच बीच में स्टूडेंट विद्यार्थियों के द्वारा अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। ये सब उससे संबंधित है। आज आप इसके बारे में समझेंगे, सीखेंगे कि आखिर साइबर क्राइम, साइबर लॉ होता क्या है। साइबर क्राइम मुख्य रूप से जो कंपनियां हैं उनको ऑनलाइन व्यापार चलाने में सुरक्षित महसूस करने के उद्देश्य से बनाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से ऑनलाइन ट्रेडिंग में उसका कोई दुरुपयोग ना हो सके, कोई दुष्प्रभाव या दुष्प्रचार ना हो सके। साइबर क्राइम में कठोर प्रावधान किए गए हैं। इन सबको हम एक तरीके से समझ सकते हैं आसानी से। साइबर लॉ हमारे होते कैसे हैं, कैसे उत्पन्न होता है साइबर लॉ, क्राइम बनते कैसे हैं। बात यहाँ पे आ रही है ऑनलाइन काम होता है हमारा कंप्यूटर के द्वारा। तो हम समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कि आखिर कंप्यूटर अपराध है क्या, जो साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रहा है, जिसके द्वारा साइबर क्राइम उत्पन्न हो रहा है। कंप्यूटर अपराध किसी सरकारी एजेंसी, किसी के निजी कंप्यूटर से, किसी संस्था के कंप्यूटर से डाटा चोरी करना, डाटा का हेरफेर करना, डाटा में बदलाव करना, वायरस संचरित करना, उसे नष्ट कर देना, डाटा को, उसमें पड़े हुए फोटो आदि का दुरुपयोग करना, गंदे ईमेल भेजना, ये सभी चीजें कंप्यूटर अपराध की श्रेणी में शामिल की गई हैं। इसमें कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इनके लिए हमें समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पे जाना पड़ेगा, जिसके द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। कुछ कानूनी मुद्दे। अब भाई कानूनी मुद्दे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका डेटा की चोरी। सबसे पहला डेटा की चोरी। अब बात हो रही है डेटा की चोरी। किसी के कंप्यूटर से बिना पूछे, चोरी छुपे, बिना उसके ज्ञात हुए डाटा चुराना, मगर ये इसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, कोई हमें डाटा चाहिए होता है किसी कंप्यूटर में, आसानी से ले लेते हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, मगर ये डेटा की चोरी क्यों शामिल की गई है? इसमें कारण है किसी सरकारी एजेंसी का डेटा चोरी करना, उसका दुरुपयोग करना, उसे देश के शत्रुओं को दे देना, साइबर क्राइम की श्रेणी में शामिल किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी 2000 की धारा 66 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है। इसके लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। यह था हमारा डेटा की चोरी के संबंध में। अब हमारा दूसरा पॉइंट है ईमेल। ईमेल का दुरुपयोग। अब ईमेल का दुरुपयोग कैसे? किसी के ईमेल पर अश्लील गंदे मैसेज भेजना, चित्र भेजना, मूवीज आदि भेजना, इसके अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 67 के अंतर्गत निम्न प्रावधान है। अगर अमुक व्यक्ति या अमुक संस्था या अमुक एजेंसी पहली बार दोषी पाई गई है
तो 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है और 1 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। अगर ये प्रक्रिया दोबारा से दोहराई गई सजा मिलने के बाद दोबारा से दोहराई गई तो फिर से आप कड़ी सजा का प्रावधान है। जो 5 साल की सजा थी वो 10 साल की सजा हो जाएगी और 1 लाख की जगह 2 लाख का जुर्माना वसूल किया जाएगा। एक बात ध्यान रखें आप, अपमान प्रकृति के ईमेल भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 साल की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसलिए मेरे विद्यार्थियों, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप ही को क्या ध्यान रखनी है, हर व्यक्ति को इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि आप देश का भविष्य हो। आप सीखोगे, इसके बारे में समझोगे, आगे लोगों को समझा सकोगे। तीसरा है आपका आंकड़ों में हेर फेर। आंकड़ों में हेरफेर किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में, किसी निजी संस्था या किसी सरकारी एजेंसी के कंप्यूटर में चोरी छुपे तरीके से उसके आंकड़ों में हेरफेर, मतलब है उसका कुछ बनाया हुआ डाटा में आप हेरफेर कर देते हैं, डाटा बदल देते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध है और इसमें 3 साल की सजा होगी और 2 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अगला है आपका अनाधिकृत पहुंच। अनाधिकृत पहुंच क्या होती है? ऐसे एरिया या ऐसा रिस्ट्रिक्टेड एरिया जहां पे प्रवेश निषेध है, जहां पे सिर्फ भारत सरकार की एजेंसी या भारत सरकार के विश्वास पात्र ऑफिसर, मंत्री ही जा सकते हैं, जो हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई हैं, जुड़ी हुई सामग्री है वहां, जिसका दुरुपयोग होने पर, जिसकी चोरी होने पर देश को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 43 के अधीन इस अपराध के लिए 1 करोड़ का जुर्माना, इतनी सजा का प्रावधान किया गया है। इस अनाधिकृत पहुंच के लिए मेरे दोस्त हमेशा याद रखें इस बात के लिए कि हमें इन सब झंझटों से बच के रहना है। आपका अगला पॉइंट है वायरस तथा दुर्भावनापूर्ण कोड। वायरस तथा दुर्भावनापूर्ण कोड। पूर्ण कोड अगर किसी कंप्यूटर में किसी के डाटा को वायरस के द्वारा नष्ट किया गया है, वायरस जैसे ट्रोजन वायरस होता है आदि, इनके द्वारा डाटा को नष्ट कर दिया गया, जो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा था, जो किसी देश की सुरक्षा आदि पर डिपेंड कर रहा है, जो जुड़ी हुई है, जिससे किसी व्यक्ति की, कह सकते हैं हम, किसी व्यक्ति की, मतलब ये हम यहाँ पे तात्पर्य लगाना चाहिए, किसी व्यक्ति का मतलब है किसी संस्था हो गई, इससे कई लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है,
वो ऐसा डाटा बनाया गया है, उस डाटा को आपने वायरस के द्वारा नष्ट कर दिया है, तो धारा यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 43 के अंतर्गत यहां भी 1 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए हमें इन सब चीजों से बच के रहना है। दुर्भावनापूर्ण कोड की बात आई, अगर दुर्भावनापूर्ण कोड उसमें व्यवस्थित कर दिया गया है तो ये धारा 66 के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये पॉइंट था आपका 5वां पॉइंट था। अगला है सेवा ना देना। सेवा ना देना भी सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 43 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। इसमें भी 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सेवा ना देने से तात्पर्य है ऐसी सेवा से संबंधित जो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक है, जो भारत सरकार, राज्य सरकार या देश की सुरक्षा से संबंधित है, या आदि ऑनलाइन गतिविधियां इसके लिए 1 करोड़ तक की क्षतिपूर्ति दे होगी। तो आपने सीखे कंप्यूटर अपराध के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में। ये 6 मेन पॉइंट हैं, ये 6 कानूनी मुद्दे थे। डेटा की चोरी, ईमेल का दुरुपयोग, आंकड़ों में हेर फेर करना, अनाधिकृत पहुंच, वायरस तथा दुर्भावनापूर्ण कोड, सेवा ना देना, ये सब साइबर क्राइम को उत्पन्न करते हैं।